नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक बड़ी खबर आपके सामने फिर लाया हूं। आज क्रिसमस है तो आपको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन एक बहुत बड़ी तैयारी हो रही थी। पिछले कई दिनों से मैं बांग्लादेश के सिचुएशन पर नजर बनाए हुए था और दीपदास की जो ब्रूटल हत्या की गई है, जिस बीभत्स तरीके से दीपदास की हत्या की गई, आग में लटका करके जलाया गया, पहले मारा गया बीभत्स तरीके से और फिर उसकी हत्या की गई और फिर उसके बाद जो बांग्लादेश में बवाल है और बांग्लादेश में हिंदुओं का एक प्रकार से नरसंहार हो रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। महिलाओं के साथ जो अत्याचार किए जा रहे हैं वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भी एक सभ्य समाज उसको स्वीकार नहीं कर सकता। तो बड़े दिनों से भारत में ये चर्चा आम हो रही थी कि भारत सरकार आखिर किसका इंतजार कर रही है। भारत सरकार मौन क्यों है? भारत सरकार चुप क्यों है? सारे लोग मोदी से सवाल पूछ रहे थे। हिंदू और सनातन की बात करने वाली सरकार है, सनातन की रक्षक सरकार है और देश में जिस तरह से को लेकर के हुआ है, ये सवाल अगर सरकार से पूछा जाता है तो लाजमी सवाल है, सही सवाल है, उचित सवाल है, कोई अनुचित सवाल भी नहीं है। तो सरकार के तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही थी, अभी भी उस तरह से नहीं आई है। सरकार सिर्फ यही कहती है सामने से कि हमने बांग्लादेश के एम्बेसडर को बुलाया है और वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि बांग्लादेश में जो भारत के उच्चायोग हैं, उसके उसके लोग कभी सुरक्षित हैं या नहीं है, उनके उन पर भी कोई कुठाराघात तो नहीं हो रहा है, कोई हमला तो नहीं हो रहा है। इतने तक से इतिश्री हो जाती है। लेकिन मामला बहुत आगे बढ़ गया और जिस बात की आशंका थी वही बात शुरू हो गई। आप याद कीजिए, ट्रंप और मोदी की मुलाकात जब ट्रंप जीत कर आए थे। ट्रंप से पत्रकारों ने सवाल किया और उस वक्त बांग्लादेश में कू हो रहा था। ट्रंप से पत्रकारों ने सवाल किया कि बांग्लादेश के ऊपर क्या कहना है। तो ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश के की समस्या को मोदी जी समझेंगे, ये इनका मामला है। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे अमेरिका का हाथ में है, इससे किसी को कोई आपत्ति नहीं है, कोई गुरेज नहीं है, हर आदमी जानता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन भारत क्यों शांति से चुपचाप बैठा था? भारत को मालूम था कि बांग्लादेश अपनी दशा को खुद ही रोएगा और खुद ही अपनी दुर्दशा कराने वाला है। बस थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए और वो इंतजार भारत के लिए अच्छा हुआ। आज जिस हादी की हत्या की गई है, उस हादी के भाई आरोप लगा रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस ने मेरे भाई की हत्या करवाई है क्योंकि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में चुनाव को टालना चाहता है। अभी बड़ी इंटरेस्टिंग घटना हुई है। जाकिर नायक का आपने नाम सुना होगा। जाकिर नायक कुआलालंपुर में रह रहा है, मलेशिया में रह रहा है, भाग गया है, फरार है भारत से। जाकिर नायक आना चाहता था अभी बांग्लादेश। जाकिर नायक पर प्रतिबंध लगा दिया। इसी यूसुफ ने जाकिर नायक को बुलाया था बांग्लादेश, लेकिन बहाना बनाया कि चूंकि बांग्लादेश में चुनाव होने हैं इसलिए मैं नहीं चाहता हूं और जाकिर नायक पर जानलेवा हमला हो सकता है, मैं उनकी सुरक्षा नहीं कर सकता, इसलिए जाकिर नायक को हम अनुमति नहीं दे सकते बांग्लादेश आने की। ये बहाना बना रहे हैं। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई साफ है। भारत की खुफिया एजेंसी की का जो संदेश है मोहम्मद यूनुस को पहुंच गया है। खबरदार, बहुत हो गया तुम्हारा तांडव। 24 घंटे में तुम्हारा नक्शा बदल जाएगा। खबरदार, बहुत हो गया तुम्हारा तांडव। 24 घंटे में तुम्हारा नक्शा बदल जाएगा।
और 2026 में चुनाव के पहले वहां गड़बड़ी हो सकती है। शेख हसीना क्या वापस बांग्लादेश जाएगी? क्या जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है? और अगर जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो इसमें किसकी मदद है? क्या इसमें यूरोप आ रहा है मदद करने के लिए? अमेरिका आ रहा है मदद करने के लिए? बिना भारत के बांग्लादेश में पत्ता नहीं हिलेगा। और बांग्लादेश को यह गलतफहमी थी कि हम चाइना के साथ जो दोस्ती बढ़ा रहे हैं, शायद चाइना हमारी मदद कर देगा। और चाइना को इसकी चिंता ज्यादा थी कि अमेरिका के शह पे ये बहुत ज्यादा अमेरिका के करीब जा रहा है। जो काम पाकिस्तान ने किया अमेरिका के करीब जाकर के, वही काम बांग्लादेश ने किया। मोहम्मद यूनुस अमेरिका का पिट्ठू है, अमेरिका का दलाल है। अमेरिका जो कहता है वही करता है। अमेरिका कहता है दिन तो ये दिन कहता है, रात तो रात। कैसे मोहम्मद यूनुस को एलिवेट किया, कैसे वहां का डीप स्टेट ने इसके लिए बैटिंग की, इसको नोबेल प्राइज दिलवाया, इसको फाइनेंशियल विजार्ड कहा, ये रूरल फाइनेंशियल विजार्ड कहलाए। और ये सेविंग के लिए ये रूरल बैंक सब खुलवाया अमेरिका के साथ पे, और वही आधार बना इसको नोबेल प्राइज देने का। जिस नोबेल प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप घूम रहे हैं, मारे मारे फिर रहे हैं, पूरी दुनिया की यात्रा कर रहे हैं, पूरी दुनिया में शांति बहाली का झूठा नैरेटिव भी बेचारे चला रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है नोबेल प्राइज। और इस मोहम्मद यूनुस को नोबेल प्राइज मिल गया। तो जाहिर है अमेरिका के मन में तो चल रहा होगा कि ये व्यक्ति जो है ये ठीक नहीं है, और इसको जो नोबेल प्राइज दिलवाया है वो हमारे ही डीप स्टेट के लोगों ने दिलवाया है, लेकिन ये डेमोक्रेट का गुर्गा है, ये रिपब्लिकन का गुर्गा नहीं है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मामलों में अमेरिका रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के रूप में नहीं देखता है, लेकिन ये बात जरूर देखता है कि डेमोक्रेट का गुर्गा कहां कहां है, वो हमारे खिलाफ क्या क्या कर सकता है। अब जब ये बात समझ में आ गई कि शेख हसीना को तो अमेरिका हटाना चाहता था, उसी के पूरे ऑर्केस्ट्रा, उसी के प्लानिंग पर ये पूरा ऑर्केस्ट्रा हुआ वहां पे, हिंसक ऑर्केस्ट्रा जिसको कहते हैं। लेकिन अमेरिका को इस बात का इल्म था कि अगर वहां कोई कट्टरपंथी को बिठाते हैं और इस मोहम्मद यूनुस को ही बिठाते हैं, बाद में शायद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लगा होगा कि ये डेमोक्रेट का गुर्गा है, ये हमारा नहीं हो सकता है, हालांकि अभी मैं पावर में हूं तो ये हमारा गुणगान करेगा। तो बहुत ही वोलाटाइल सिचुएशन है। ये व्यक्ति है किसका? ये है डीप स्टेट का, वहां की खुफिया एजेंसी का, वहां के बड़े कॉरपोरेट घराने का। और इसीलिए ये इसके दिमाग में ये चल रहा था कि हम चिकन नेट को काट करके अमेरिका को एक एक बांग्लादेश, बृहत्तर बांग्लादेश दे देंगे, जिसमें कि भारत के पूर्वी राज्य को अपने साथ शामिल कर लेंगे। इनकी प्लानिंग थी। लेकिन चूंकि भारत और चाइना के संबंध अभी ठीक हैं और चाइना और पाकिस्तान के संबंध थोड़े गड़बड़ हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अधिक एडवांस हो गया है और वही एडवांसमेंट बांग्लादेश का है, तो चाइना भी थोड़ा नाराज है। चाइना इन दोनों को, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को अपना उपनिवेश बनाए रखना चाहता है, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि उसको भारत से दुश्मनी लेनी पड़ जाए। तो भारत ने भी अब यह तय कर लिया है कि फूक फूक करके कदम रखेंगे। जिन लोगों को यह शंका है कि मोदी अफगानिस्तान में इंटरवीन नहीं करेगा, वो गलतफहमी हटा लें। मोदी सब कुछ देख रहे हैं। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी और खासतौर से एनएसए की नजर बांग्लादेश की एक एक मूवमेंट पर है। और अब ये मित्रों संकेत आ रहे हैं विश्वस्त सूत्रों के हवाले से कि बांग्लादेश में तख्ता पलट होगा, और मुमकिन है कि ये चुनाव जो होने जा रहे हैं उसके पहले ही कहीं शेख हसीना को की ताजपोशी ना हो जाए। अगर शेख हसीना वापस जाती हैं और उनकी ताजपोशी हो जाती हैं, तो इसे आप अचंभित होकर के नहीं देखिएगा। इस मुद्दे पर हो सकता है कि भारत और अमेरिका क्या सोचता है, क्या दोनों एक एक प्लेटफॉर्म पे आता है या नहीं आता है। आना तो मुश्किल है वैसे तो, क्योंकि शेख हसीना को नहीं चाहता है अमेरिका कि वो दोबारा पावर में आए, क्योंकि शेख हसीना भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे और 10, 11, 12 वर्षों में भारत के साथ उनके अच्छे रिश्ते की वजह से उन्होंने अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का काफी भला किया।
बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है या अन्य इंडस्ट्री है वो भारत से अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो बांग्लादेश की इकोनॉमी को शेख हसीना एक प्रकार से स्टेबलाइज कर चुकी थी। लेकिन उनके खिलाफ माहौल क्या बनाया कि इन्होंने इलेक्शन चोरी की है। जो वोट चोरी का डिमांड राहुल गांधी भारत में कर रहे हैं, वही डिमांड शेख हसीना के अपोजिशन की पार्टियों ने बांग्लादेश में किया कि शेख हसीना ने रिग करके इलेक्शन को लगातार रिग कर रही है, इसलिए वो सत्ता में बनी हुई है। आधार ये बना, लेकिन असली कहानी थी कि बांग्लादेश को डीस्टेबलाइज करना था अमेरिकी डीप स्टेट के द्वारा, और उन्होंने कर दिया। और इसकी भनक चाइना को भी नहीं लगी और भारत को भी नहीं लगी। सबसे बड़ी बात यह है, मैं समझता हूं कि भारत की खुफिया एजेंसी शायद ये जज करने में कहीं उनसे भूल हो गई या उनको जानकारी होगी, वो ये देख रहे होंगे कि इसे होने दो और उसके बाद जो सत्ता पलट होगी उसमें शेख हसीना वापस आएंगी और फिर वो लंबे समय के लिए रहेंगी। क्या ऐसी स्थिति है? ऐसी स्थिति तत्काल तो दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन प्लानिंग वही चल रही है कि शेख हसीना को चुनाव के पहले बांग्लादेश में रीइंस्टेट किया जाए। वो किसकी ताकत पर होंगी? जाहिर है भारत से बांग्लादेश दुश्मनी मोल लेने की हालत में नहीं है। हालांकि उसको पाकिस्तान और अमेरिका शह दे रहा है। आप याद कीजिए, जो बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ उसके पहले और उसके बाद भी पाकिस्तानी जर्नल्स की लगातार वहां मीटिंग हो रही है। अभी जो तख्ता पलट होने की बात हो रही है उसके पहले पाकिस्तानी जर्नल की बांग्लादेश यात्रा हुई है और उसके बाद ही ये हादी के मृत्यु का प्रकरण आया है और दीपदास को इतना हिंसक तरीके से जलाया गया है। दुर्भाग्य यह है मित्रों कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बांग्लादेश की जो हिंदू आबादी है उसमें 90% के करीब दलित आबादी। आज भारत के सारे दलित नेता चुप हैं, बड़े बड़े कांग्रेसी नेता मौन हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता चुप क्यों हैं? वो तो अभी उनका दलित प्रेम जग रहा था। तो बांग्लादेश में जो दलितों की आबादी 90% है, जो 7-8% हिंदू वहां बचे हैं, जो 1947 में बल्कि 71 तक 22% के आसपास वहां हिंदू की आबादी थी, वो घट करके 7-8% पे आ गई है। और उस 7-8% में 90% आबादी दलितों की है। और इन दलितों को तबाह किया अगर किसी ने, तो जोगेंद्रनाथ मंडल ने तबाह किया। कौन थे जोगेंद्रनाथ मंडल? जब भारत का बंटवारा हो रहा था तो दलितों को उन्होंने भड़काया। सिलहट एक जगह है, वो बहुत वहां पर दलितों की आबादी है, उनको भड़काया और कहा कि साहब, हम भारत के साथ रहना हमारा ठीक नहीं है, उससे ज्यादा लिबरल जो धर्म है वो इस्लाम है, हमें पाकिस्तानियों का साथ देना चाहिए। इन्होंने पाकिस्तानियों का साथ दिलवाया और वो वहां गए, वहां कानून मंत्री बने जोगेंद्रनाथ मंडल। हालत ये हुई कि साल 2 साल के अंदर ही जोगेंद्रनाथ मंडल को इस्लाम क्या है और पाकिस्तान क्या है दोनों समझ में आ गया। जोगेंद्रनाथ मंडल को पाकिस्तान छोड़ करके भागना पड़ा और वापस फिर वो बांग्लादेश लौट गए, बल्कि भारत लौट गए। भारत में वो नेहरू की सरपरस्ती में आए, नेहरू के लिए काम किया और फिर नेहरू ने उनको थोड़ा मोड़ा कुछ कुछ काम दे करके जिंदा रखा। उनके पास बहुत सारे पैसे कौड़ी भी नहीं थे, किसी प्रकार से नेहरू ने उनको प्रोटेक्ट किया। लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल ने जो गलती की, आज वही गलती दलित नेता भारत में कर रहे हैं। लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम दलित का कॉम्बिनेशन खड़ा किया जाए, उनको बीजेपी का खौफ दिखा करके। जोगेंद्रनाथ मंडल नाकाम हो गए, बाबा साहब नाकाम रहे। बाबा साहब कभी, अगर वो चाहते, बाबा साहब जब धर्मांतरण कर रहे थे तो इस्लाम स्वीकार कर सकते थे। उन्होंने इस्लाम स्वीकार करना गवारा नहीं समझा। उन्होंने खुद को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया, लेकिन इस्लाम में कन्वर्ट नहीं किया। जो रिडल ऑफ हिंदुइज्म है, उन्होंने जो लिखा है किताब, उसमें बहुत सारी आपत्तियां उन्होंने दर्ज की हैं सनातन को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के, जो डिबेटेबल हैं। लेकिन बाबा साहब ने अपने धर्म का परिवर्तन इस्लाम में नहीं किया। क्यों नहीं किया? इस्लाम के बारे में उनका बिल्कुल मत स्पष्ट था। उनका यही कहना था कि इस्लामिस्ट बॉर्डरलेस रिलीजन में यकीन करते हैं। भारत का मुसलमान भारत का होगा, ये आप भूल जाइए। जो लोग ये कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं।
उनका बॉर्डर में यकीन नहीं है, उनका रिलीजन में यकीन है। और इसीलिए आज भारत के मुसलमान दीपदास की जो हत्या हो रही है उस पर मौन है, चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन गाजा में अगर हमला हो रहा है उस पर मुखर हो जाते हैं। ये भले ही हमास वाले इजराइल को नेस्त नाबूद करें, उन पर अटैक करें, वहां चुप हो जाते हैं। लेकिन अगर इजराइल गाजा पर हमला करता है तो ये जो हमारे भारत के जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो चुप। मुस्लिम लीडर्स ने पूरी कम्युनिटी को उन्होंने घुट्टी पिला दी है कि इजराइल जो है वो बहुत बड़ा ह्यूमैनिटी के खिलाफ खड़ा होने वाला एक देश है। ज्यूज की लड़ाई को उन्होंने इस तरह से फैलाया हुआ है, जबकि ज्यूज परसिक्यूशन का जो इतिहास है वो किसी से छिपा नहीं है, सच को छुपाते हैं वो। तो जोगेंद्रनाथ मंडल कामयाब नहीं हुए, जो जो पार्टीशन के समय बजाबता पाकिस्तान गए, मंत्री बने वहां, और वो भी कानून मंत्री। लेकिन 2 ही साल में, 1 ही साल में उनका मोह भंग हो गया पाकिस्तान से। उनको पता चल गया कि ये पंजाबी मुसलमान क्या चीज है, ये बंगाली मुसलमान को देखना नहीं चाहते हैं, ये कमतर समझते हैं और वो यहां पर रहने नहीं देंगे। और वो तो मुसलमान थे भी नहीं, वो तो दलित थे, बतौर दलित गए थे। जिन्ना उन्हें बचा नहीं पाए, क्योंकि जिन्ना के साथ खुद ही क्या गत किया लियाकत अली ने, सबने देखा। या पूरे पाकिस्तान ने, जिन्ना कायदे आजम उसको कहते थे, कायदे आजम के साथ पाकिस्तान ने क्या हश्र किया, पूरी दुनिया ने देखा। तो जोगेंद्रनाथ मंडल ने जो दलितों के साथ किया, आज दलित उसको भुगत रहे हैं। लेकिन सवाल है कि भारत के दलित नेता, अपोजिशन क्यों मौन है? वो क्यों नहीं, उनका कोई मार्च नहीं निकल रहा है? उनका मार्च निकले ना निकले, एनएसए का मार्च निकल गया है। बांग्लादेश को 2 टूक शब्दों में अल्टीमेटम चला गया है, नो मोर वायलेंस। इंडिया इज नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनी वायलेंस एनी मोर। साफ शब्दों में कह, अब ये तो कोई प्रचारित करके वो कहेंगे नहीं, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में संभव है कि शेख हसीना की वापसी हो, शेख हसीना चुनाव लड़े, शेख हसीना चुनाव जीते, कट्टरपंथियों की वहां से समझिए कि बेदखली होगी जिन्होंने कब्जा किया है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ मुकदमा चलेगा। अब अलग अलग मुकदमा चलेगा, जो षड्यंत्र करने का मुकदमा चलेगा शेख हसीना के खिलाफ वो तो अलग है। अब ये हादी की हत्या के मामले में भी ये दोषी पाए गए हैं, पाए जाएंगे, क्योंकि हादी का भाई कह रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने मेरे भाई की हत्या करवाई है, जो अभी जाके कह रहे थे कि तुम्हारा बलिदान कभी भूलेगा नहीं। तो ये जो मासूम सा चेहरा दिख रहा है ना, ये मोहम्मद यूनुस का, ये मासूम नहीं है। ओसामा बिन लादेन का भी चेहरा बड़ा मासूम था, बड़ा ही सेंट लाइक फिगर था उनका भी, लेकिन कितना क्रूएल आतंकवादी था पूरी दुनिया ने देखा ओसामा बिन लादेन को। ठीक उसी प्रकार से ये जो चेहरा दिख रहा है, ये तो बहुत क्लेवर भी है, ये मासूम नहीं है। मासूम तो हादी दिख रहा था बेचारा, वो काजी नसरुल इस्लाम की कविता पढ़ता था, जो काजी नसरुल इस्लाम बांग्लादेश के तरफ से या भारत के तरफ से, जब अनडिवाइडेड भारत था उस वक्त अंग्रेजों के खिलाफ कविता की रचना कर रहा था, उस काजी नसरुल इस्लाम की कविता पाठ करता था हादी। हादी बहुत पॉपुलर हुआ था, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ, भारत के खिलाफ जो उनका गुस्सा था वो उनको ले डूबा, या क्या हुआ ये तो अब जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन हादी की मौत होती है, वही कट्टरपंथी जिन्होंने शेख हसीना को बेदखल किया था सत्ता से, वही कट्टरपंथी उसी पार्लियामेंट में कूच करते हैं और मोहम्मद यूनुस के खिलाफ बगावत कर देते हैं। और अब ये जो खबर है कि भारत ने जिम्मेदारी ले ली है इस खिते में शांति बहाली की, और बांग्लादेश को कैसे, अब मैं बताता हूं थोड़ा सा। बांग्लादेश की कुल जो आर्मी की संख्या होगी वो 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा की आर्मी की संख्या नहीं है। पूर्वी स्टेट में भारत लगभग 76,000 आर्मी, पैदल सेना की बात मैं कह रहा हूं, 76,000 की पोस्टिंग हो रही है बॉर्डर एरिया पे। तो ये 76,000 ही काफी हैं बांग्लादेश को निपटाने के लिए। तो बांग्लादेश को यह डर सता रहा है कि भारत की सेनाएं एडवांस हो रही हैं टुवर्ड्स बॉर्डर एरिया, और अगर भारत की सेनाएं एडवांस होंगी तो चाइना और अमेरिका तो बाद में आएगा, तब तक भारत यहां पर कत्लेआम मचा देगा, कोहराम कर देगा। हालांकि एक साजिश चल रही है कि भारत को इस वॉर में खींचा जाए, भारत
अपने को रेस्ट्रेन किया हुआ है, लेकिन भारत ये अलाउ नहीं कर सकता है कि हिंदुओं के साथ वहां पर लगातार ब्रुटैलिटी होता रहे और भारत मूक दर्शक बन के देखता रहेगा। तो भारत की सेनाएं बॉर्डर इलाके पहुंच रही हैं, ये संकेत साफ है। बॉर्डर को मजबूत किया जा रहा है, ये भी संकेत साफ है। और यूनुस को एक प्रकार से संकेत दे दिया गया है कि संभालो वायलेंस को, हिंदुओं की रक्षा करो, नहीं तो तुम चंद मिनटों में तबाह कर दिए जाओगे और फिर कोई बचाने नहीं आएगा। कोई बचाने नहीं आएगा, ना अमेरिका आएगा ना पाकिस्तान आएगा। पाकिस्तान को तो क्या हालत है ये आप देख रहे हो, कोई बचाने नहीं आएगा। और ऐसी परिस्थिति में चूंकि ये अमेरिका के करीब हो रहा है तो चाइना भी न्यूट्रल रहेगा। अभी देखा पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर किया, चाइना ने कुछ बोला, चुपचाप सुनता रहा, देखता रहा। तो चाइना भी चुपचाप सुनेगा और देखेगा। उसको मालूम है कि भारत से इसकी सीमाएं लग रही हैं और भारत को पूरा हक है अपनी आबादी, अपने रिलीजन के लोगों को बचाने का। तो चाइना वहां पर चुप रहेगा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना चुप रहा। रसिया चुप नहीं रहेगा, रसिया भारत के साथ खड़ा होगा। यूरोपियंस की जो दगाबाजी करने की आदत रही है, वो हो सकता है आगे भी करेगा। इंग्लैंड की दगाबाजी करने की आदत है, वो आगे भी करेगा। इंग्लैंड नहीं चाहता है, उसका MI6 पूरी तरह से लगा हुआ है भारत को डिस्टेबलाइज करने में, और भारत के चारों तरफ डिस्टेबलाइज करने के लिए MI6 अलॉन्ग विद FBI दोनों मिलकर के काम कर रहा है। मैं इस मामले पर एर्दगन की कहानी और एर्दगन के साथ जो MI6 की भूमिका है, इस सब पर मैं डिटेल आपको बता चुका हूं। तो इंग्लैंड भी नहीं चाहता है कि भारत में शांति बहाल हो, अमेरिका भी नहीं चाहता है भारत में शांति बहाल हो, यूरोप भी नहीं चाहता है। जर्मनी ने भी आलोचना की है हादी की हत्या की जर्मनी ने आलोचना की, अपने यहां उन्होंने झंडा झुका दिया है शोक में। तो पता नहीं यूरोप किस प्रकार का खेल खेल रहा है। अब यूरोप रसिया से बदला लेने के चक्कर में और रसिया और भारत के करीब आने के चक्कर में वो भारत से दुश्मनी ले रहा है। तो ले, कोई बात नहीं है, भारत और रसिया दोनों सक्षम है। और भारत रसिया अगर साथ है तो चाइना कहीं गया नहीं है, इसी कैंप में रहेगा। और चाइना इस कैंप में है तो जापान भी इसी कैंप में रहेगा। ध्यान रख लीजिए, ये वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 वाली हालत स्थिति नहीं है। वर्ल्ड वॉर 1 में तो आप देखिए, कल्पना कीजिए कि रशिया और अमेरिका दोनों एक साथ थे, और जो जानी दुश्मन थे फ्रांस और इंग्लैंड, वो एक साथ थे। तो परिस्थिति इस बार बहुत वोलाटाइल है, बदल गई है। तो भारत का जो ये संकेत है, विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि मोदी का संकेत यूनुस के पास पहुंच गया है कि बहुत हो गया तुम्हारा तांडव, अब ज्यादा चलेगा नहीं, अमेरिका पर कूदना बंद कर दो तुम। और हिंदुओं के साथ अब अगर कुछ हुआ तो क्या होगा, इसकी गारंटी हम नहीं लेते हैं। ये संकेत चला गया है, लेकिन अब ये कोई ऑफिशियल बयान नहीं आएगा भारत सरकार की तरफ से, ऐसा आएगा नहीं। लेकिन बात तो हो गई है मित्रों, हो गई है बात। और आप आने वाले दिनों में देखिएगा, बांग्लादेश को पीछे हटना पड़ेगा। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जो कुछ भी ये जो चल रही है ना घटनाएं, इस पर आप देखेंगे फौरन प्रतिबंध लगने वाला है, फौरन। क्योंकि जब तक अमेरिका आएगा तब तक तो नेस्तनाबूद हो जाएगा बांग्लादेश। तो ये कह दिया गया है, अब ज्यादा नहीं, बहुत हो गया। आपको याद होगा कि मालदीव अभी आंख दिखाने लगा था। मालदीव को संकेत चला गया कि बकवासबाजी बंद कर दो। उसके बाद मालदीव के पूरे आ गए और मोदी के लिए पलक पावड़े बिछा दिया। अभी कुछ दिन पहले मोदी मालदीव आए हैं। मालदीव जाने के पहले वो पहुंच गए थे अपने यहां, और अपने जो ट्रैवल टूर और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए लक्षद्वीप पहुंच गए। लक्षद्वीप के ब्लू वाटर को दिखा दिया मोदी ने। तो कह दिया कि तुम तो ये बस ये टूरिज्म से तुम्हारा खेल चल रहा है, ये भी खत्म हो जाएगा अगर तुम चाहते हो। तो आ गया लाइन पे। इसलिए सरकार के ऊपर थोड़ा भरोसा रखिए। ऐसा नहीं है कि सरकार संवेदनशील नहीं है, सरकार को हिंदुओं की चिंता नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि कानून बना करके सारे हिंदुओं को अगर आप बुला लेते हैं तो उस पर देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है। और चूंकि वहां पर एक दलित आबादी है, भारत सरकार को रेसिप्रोकेट करना चाहिए। भारत सरकार को फौरन से पेशतर उसको इंटरवीन करना चाहिए। तो इंटरवीन चाहिए, अभी तक बात हो रही थी, मामला हो गया, बस कुछ बात मैंने बता दी है, इशारों में समझ लीजिए, इशारों में समझ लीजिए। अब आपको बांग्लादेश में
कुछ ना कुछ होता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।